नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के जिले जोधपुर से। जोधपुर में एक बल्लेश्वर नाम का गांव पड़ता है और इसी बल्लेश्वर में रहने वाला पप्पू सिंह के पास अपनी 18 एकड़ जमीन होती है। खेतीबाड़ी का काम किया करता था। पप्पू के पास अच्छे खासे पैसे आते हैं, लेकिन गांव के लोग इसकी इज्जत नहीं करते हैं क्योंकि पप्पू के अंदर बहुत बड़ी कमियां होती हैं। पप्पू शराब पीने का आदी होता है, नाड़े का ढीला होता है, गांव की महिलाओं को गंदी नजर से देखा करता है। उसके चाल चलन को लेकर गांव के लोग इसकी इज्जत नहीं किया करते थे। पप्पू परिवार में इसके दो बेटे होते हैं, जिनमें बड़े बेटे का नाम शिव कुमार होता है और छोटे बेटे का नाम हर सिंह होता है। पप्पू ने 5 साल पहले अपने शिव कुमार की शादी करवा दी थी और 6 महीने का वक्त गुजरने के बाद पप्पू ने अपने छोटे बेटे हर सिंह की भी शादी करवा दी जाती है। परिवार में खुशियों का माहौल होता है, लेकिन दोनों बेटों की शादियों में 4 साल का समय बीत जाता है। दोनों के पास कोई भी अपनी औलाद नहीं होती है। पप्पू हमेशा इसी बात को लेकर परेशान रहता था, उदास रहता था, चिंता में रहता था कि इसके दोनों बेटों के पास अपनी कोई भी औलाद नहीं है। लेकिन फिर भी पप्पू अपने मन में सोचता रहता था कि भविष्य में चलकर इसके दोनों बेटों के पास अपनी औलाद पैदा हो जाएगी, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था। और एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें सुबह के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त होता है। पप्पू अपने खेत में कामकाज करने के लिए चला जाता है। जैसे ही अपने खेत में कामकाज कर रहा होता है, तो उसी समय गांव की एक विधवा महिला जिसका नाम प्रियंका होता है, इसके खेत में आ जाती है और प्रियंका जिससे 3,000 रुपये मांगने लग जाती है। लेकिन पप्पू नाड़े का ढीला होता है, इसी वजह से पप्पू इस विधवा महिला प्रियंका को कहने लगता है, 2,000 रुपये मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ खेत में चलना पड़ेगा और फिर इसके बाद मैं तुम्हें 2,000 रुपये दे दूंगा। विधवा महिला का भी चाल चलन ठीक नहीं होता है। इसके बाद ये विधवा महिला प्रियंका देवी पप्पू के साथ खेत में बने कमरे के अंदर चली जाती है। इसके बाद ये दोनों इस खेत के अंदर अपना वक्त गुजारने लग जाते हैं और दोनों ही अपना वक्त गुजार रहे होते हैं। तो उसी समय पप्पू के दोनों बेटे हर सिंह और जो शिव कुमार होता है, ये दोनों भी खेत में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही दोनों बेटे खेत में पहुंचते हैं, तब तक इनका पिता पप्पू प्रियंका देवी के साथ अपना वक्त गुजार चुका होता है। लेकिन जैसे ही पिता पप्पू और प्रियंका विधवा ये दोनों कमरे से बाहर निकल रहे होते हैं, तो इनके दोनों बेटे इनको देख लेते हैं। दोनों बेटे यानी शिव कुमार और हरि सिंह दोनों अपने पिता की ऐसी हरकतों को देखकर गुस्सा करते हैं, बल्कि वो दोनों कहने लगते हैं कि हमारा पिता इतनी उम्र में होते हुए भी गैर औरतों के साथ अपना वक्त गुजारता है। लेकिन दोनों बेटे अपने पिता की इज्जत किया करते थे, जिसकी वजह से ये दोनों बेटे होते हैं अपने पिता को कुछ भी नहीं कहते हैं। और जैसे ही दोनों बेटे अपने पिता के पास जाते हैं, तो वो विधवा प्रियंका वहां से जा चुकी होती है। लेकिन यहाँ पर शिव कुमार और हर सिंह दोनों इस बात को नहीं जानते थे कि आगे भविष्य में चलकर उनका पिता पप्पू उनकी दोनों पत्नियों के साथ बहुत बड़ा कांड रचने वाला है। पप्पू अपने आप भविष्य में चलकर अपनी दोनों बहुओं के साथ बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाला होता है। अब जैसे ही दोनों बेटे अपने पिता के पास आते हैं, तो बातचीत करने लग जाते हैं। पप्पू दोनों बेटों को कहने लगता है कि बेटा, तुम्हारे दोनों की शादियों को 5 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन आज तक तुम दोनों के पास कोई भी औलाद नहीं है। बस यही बात शिव कुमार और हर सिंह को चुभ जाती है। शिव कुमार उसी समय अपने भाई हरि सिंह को अपने पास बुलाता है और चुपके से उसके मकान कान में कहता है कि चलो आज हम अपना मेडिकल चेकअप कराते हैं। और इस तरह से शिव कुमार अपने पिता पप्पू को कहने लगता है कि पिताजी, हमें आज शहर में जाना है, हम दोनों को कोई जरूरी काम है। और इस तरह से अब हरि सिंह और शिव कुमार दोनों भाई मोटरसाइकिल लेकर शहर के हॉस्पिटल में चले जाते हैं। डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर के पास जाकर अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि हम दोनों के पास अपनी कोई भी औलाद नहीं है, हम दोनों के पास कोई भी अपना बच्चा नहीं है। और इसके बाद जो डॉक्टर होता है, इन दोनों भाइयों का चेकअप करता है। जैसे ही मेडिकल चेकअप कर लिया जाता है, तो डॉक्टर इन दोनों भाइयों को कहने लगता है कि देखो, ये तो दुर्भाग्य की बात है कि तुम दोनों भाइयों के अंदर बहुत बड़ी कमी है। तुम दोनों के पास भविष्य में कोई भी अपनी औलाद नहीं होने वाली है। जैसे ही डॉक्टर की बातों को दोनों भाई सुनते हैं, तो बड़े परेशान हो जाते हैं। हरि सिंह शिव कुमार को कहने लगते हैं कि ये तो बहुत गलत बात है। और इस तरह से दोनों भाई मायूस होकर डॉक्टर के पास से खाली हाथ लौट जाते हैं। लेकिन बीच रास्ते में दोनों भाई आपस में भिड़ने लग जाते हैं कि अगर हम दोनों के पास कोई भी अपनी औलाद नहीं होगी, तो हम भी औलाद कैसे गोद लेंगे। और इस तरह से दोनों भाई अपने घर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही शाम के 5 बजे के आसपास का वक्त होता है, तो उसी समय जो शिव कुमार की पत्नी राशि होती है, अपने पति को कहने लगती है कि देखो, मेरी माँ का फोन कॉल आया था और जो कल के कल मुझे कुछ दिन के लिए मायके जाना है।
शिव कुमार कहने लगता है, देखो कल सुबह होते ही मैं तुम्हारे मैके में तुम्हें छोड़कर आऊंगा। इस तरीके से पूरी रात गुजर जाती है और जैसे ही अगला दिन आता है यानी 3 दिसंबर 2025 का दिन आता है, करीब 7 बजे के आसपास का वक्त होता है। शिव कुमार अपनी पत्नी राशि को लेकर उसके मैके में छोड़ने चला जाता है, लेकिन दूसरी तरफ सपना देवी होती है, वह अपने घर में अकेली रहती है और पप्पू का जो बेटा हरि सिंह होता है वह खेत में चला जाता है। अब जैसे ही सपना देवी घर पर खाना बना रही होती है तो आज इस पप्पू की नीयत जो है सपना पर खराब हो जाती है। पप्पू अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये मेरे दोनों बेटों के पास अपनी कोई भी औलाद नहीं है। अगर मैं अपनी इस बहू सपना को कोई बच्चा दे देता हूँ तो इससे अब अच्छी बात कोई नहीं होगी और गांव के लोग मुझे ताने देते हैं कि तुम्हारे बेटों के पास अपना कोई भी बच्चा नहीं है। और जैसे ही ये ख्याल पप्पू के मन में आते हैं तो पप्पू अपनी किसी बड़ी घटना के अंजाम देने के बारे में सोचने लग जाता है और इस तरह से पप्पू मौका पाते ही अपनी बहू सपना देवी के पास आता है और सपना देवी को कहने लगता है, देखो सपना, इस समय घर में कोई भी नहीं है। तुम दोनों की शादी को लगभग 6 साल का समय बीत चुका है, लेकिन आज तक तुम्हारे पास कोई भी अपनी औलाद नहीं है और ना ही तुम्हारा पति तुम्हें कोई औलाद दे सकता। अपन सपना इसकी बातों का मतलब नहीं समझ पाती है, लेकिन सपना भी एक ऐसी महिला है जिसका चाल चलन चरित्र कुछ ठीक नहीं होता है। इसके बाद इसका ससुर जो पप्पू होता है साफ साफ शब्दों में कहने लगता है कि अगर तुम मेरे साथ वक्त गुजार लेती हो तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास कोई अपनी औलाद हो सकती है और जिसकी वजह से मेरे बेटे की जो इज्जत है वह वापस आ सकती है, क्योंकि गांव के लोग मुझे अब ताना देने लगे हैं। अब सपना देवी वहीं फिसल जाती है। सपना देवी अपने मन में सोचने लग जाती है कि ससुर बात तो सही कर रहे हैं, अगर ऐसी मुझे कोई बच्चा हो सकता है तो इस घर के अंदर मेरी बहुत इज्जत बढ़ सकती है और गांव के सभी लोग मेरे पति की भी इज्जत करने लगेंगे और मेरी भी इज्जत इस घर के अंदर बढ़ जाएगी। इस तरह से आप पप्पू सिंह जो होते हैं देखते ही देखते अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लेता है और फिर इसके बाद वह सपना का हाथ पकड़ता है। सपना इसकी किसी भी बात का विरोध नहीं कर पाती है। पप्पू अपने मन में सोचने लगता है कि इसकी बहू इसके काम के लिए तैयार है और आज पप्पू का जमीन मर जाता है और इसी बहू सपना के साथ वह अपना जो है जिसे नहीं करना होता है वो करने लगता है और अपने बेटे को धोखा देने लगता है और ये दोनों ही इस कमरे के अंदर अपनी ही रजामंदी से अपने गलत रिश्ते कायम कर लेते हैं। दोनों इस मिलकर इस गलत काम को तब तक करते हैं तब तक दोनों का मन नहीं भर जाता है और जैसे ही दोनों का मन यहाँ पर भर जाता है उसके बाद पप्पू अपनी बहू को कहने लगता है कि अब तो जो मेरे पास धन संपत्ति है, जितने भी है मेरे पास रुपया पैसा है, वह तुम्हारा है। सपना भी बेहद खुश हो जाती है। सपना सिर्फ अपने मन में इतनी बातों को सोचती रहती है कि अब तो मुझे अच्छे पैसे भी मिलने लग जाएंगे और मेरी सारी इच्छा पूरी हो जाएंगी, मेरे पास अपना बच्चा भी पैदा हो जाएगा। अब जैसी ऐसी बातें इनके मन में जो आ रही होती हैं, अब ये सब काम खत्म करने के बाद इसका ससुर पप्पू सिंह इसके घर से निकलता है। घर से निकलने के बाद खेत में चला जाता है और अपने बेटे हरि सिंह के साथ बातचीत करने में मसरूफ हो जाता है। हरि सिंह को कहने लगता है कि बेटा तुम जल्दी से बाप बनने वाले हो, लेकिन वहां पर हरि सिंह अपने पिता की किसी बात को समझ नहीं पाता, जवाब नहीं दे पाता है। हरि सिंह जानता था कि डॉक्टर से मिल चुका है। हरि सिंह को इस बात का एहसास था कि वह भविष्य में कभी भी पिता नहीं बन पाएगा, लेकिन ये दोनों भाई यानी हरि सिंह और शिव कुमार अपने पिता से सारी बातें छुपाते रहते हैं। इस तरीके से दिन गुजरते चले जाते हैं। अब जो पप्पू सिंह को मौका मिलता था तो वह अपनी बहू सपना के साथ अपना वक्त गुजार लिया करता था और सपना को जब भी मौका मिलता था अपने ससुर के पप्पू के साथ अपना वक्त गुजार लिया करती थी। इस तरीके से इन दोनों को दिन गुजरते चले जाते हैं और वो तारीख आ जाती है 9 दिसंबर 2025 का दिन। तकरीबन 4 बजे के आसपास का वक्त होता है और पप्पू सिंह जैसे ही घर के प्रवेश करता है तो उसकी बहू सपना देवी घर में अकेली होती है और इसके बाद पप्पू अपनी बहू सपना को कहने लगता है कि सपना, आज रात को तेरे साथ में वक्त गुजारना चाहता हूँ। सपना कहने लगती है कि देखो तुम्हारे दोनों बेटे हरि सिंह और शिव कुमार यहाँ घर में रहते हैं, इन दोनों के घर में रहते हुए मैं तुम्हारे साथ वक्त नहीं गुजार सकती हूँ। इसके बाद पप्पू सिंह अपनी बहू सपना को कहने लगता है कि तुम इस बात की फिक्र मत करो, सारा इंतजाम मैं कर दूंगा। इसके बाद पप्पू सिंह से कुछ पैसे लेकर गांव के ही एक मेडिकल शॉप पर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद 2 गुने 3 गुने दाम देकर वहां से नींद की दवाइयां खरीद ली जाती है और ये नींद की दवाइयां खरीदने के बाद पप्पू घर पर आता है। पप्पू घर पर आने के बाद अपनी बहू सपना देवी को नींद की दवाइयां देता है और कहता है कि तुम आज रात के खाने में शिव कुमार हरि सिंह के खाने के अंदर नींद की दवाइयां मिला देना और इसके बाद हम अपना
काम बना सकते हैं। सपना गलत रास्ते पर चल पड़ी होती है और इस तरह से पैसे की राह पे जैसे ही रात के करीब 9:30 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है तो सपना देवी अपने पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद वह शिव कुमार और हरि सिंह दोनों के खाने में नींद की दवाइयां मिलाती हैं। शिव कुमार और हरि सिंह जैसे ही दोनों खाना खा लेते हैं तो करीब 1 घंटे का वक्त गुजरने के बाद शिव कुमार और हरि सिंह को गहरी नींद आ जाती है। लेकिन सपना और पप्पू अपने खाने में नींद की दवाइयां नहीं मिलाते। जैसे ही रात के करीब 11 बजे के आसपास का वक्त होता है तो सपना देवी दबे पांव अपने कमरे से बाहर निकलती है। सपना अपने ससुर पप्पू के कमरे में जाती है। कमरा खुलवाया जाता है और पप्पू जो है इंतजार कर रहा होता है। इसके बाद पप्पू अपने इस कमरे का मुख्य दरवाजा बंद करता है और अपनी बहू सपना के इसी के साथ रजामंदी से अपना वक्त गुजारने लग जाता है। ये दोनों आज भी रात अपने अच्छे तरीके से वक्त गुजार लेते हैं। दोनों गलत तरीके से गलत रिश्ते कायम करते हैं और जैसे ही दोनों का मन भर जाता है, दोनों की इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, तो जो सपना देवी होती है वह अपने ससुर को कहने लगती है, कल की कल मुझे एक सोने की अंगूठी लाकर दे दो, नहीं तो इसके बाद ये काम बंद हो जाएगा। और ये सारी बातें कहने के बाद सपना देवी अपने ससुर के कमरे से बाहर निकलती है और अपने पति के कमरे में जाकर लेट जाती है। इसके बाद पप्पू अपने दोनों बेटों के साथ खेत में जाता है। 3 घंटे का कामकाज किया जाता है और उसके बाद कामकाज करने के दौरान पप्पू अपने दोनों बेटों को कहने लगता है, बेटा आज मुझे शहर में जाना है, कुछ थोड़ा सा सामान खरीद कर लाना है। इसके बाद जो पप्पू होता है अपनी मोटरसाइकिल की चाबी लेकर मोटरसाइकिल लेकर घर पर आता है। घर से कुछ पैसे लेता है। जैसे ही पैसे लेकर शहर में चला जाता है और शहर में अच्छी सी सोने की अंगूठी खरीद ली जाती है। सोने की अंगूठी खरीदने के बाद पप्पू अपने घर पर वापस आता है। इसके बाद अपनी बहू सपना को सोने की अंगूठी देता है। जैसे ही सपना सोने की अंगूठी लेती है तो बेहद खुश हो जाती है। सपना सोचने लग जाती है उसका ससुर पप्पू उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करता है। लेकिन सपना नहीं जानती थी कि आगे भविष्य में चलकर उसके साथ इससे भी बड़ा कांड होने वाला है। और इस तरीके से कुछ दिन का वक्त गुजर जाता है। शिव कुमार की पत्नी राशि देवी अपने मायके से अपने घर वापस लौट आती है, जिसकी वजह से पप्पू और सपना को मिलने का मौका तक नहीं मिलता था। अब इस तरह से अब जो पप्पू होता है काफी परेशान होने लग जाता है। लेकिन थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद तारीख आई जाती है आखिर 1 जनवरी 2026 का दिन सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। हरि सिंह अपने पिता के पास आता है। हरि सिंह अपने पिता पप्पू को कहने लगता है, पिताजी आज मुझे अपनी पत्नी को लेकर शहर जाना है, कुछ कपड़े खरीदने हैं, मुझे जो है 5,000 रुपए की सख्त जरूरत है। पप्पू उसी समय अपने बेटे हरि सिंह को 5,000 रुपए दे देता है और उसके बाद हरि सिंह अपनी पत्नी सपना देवी को कहता है, चलो आज शहर में चलते हैं, कुछ कपड़ों की खरीदारी करते हैं। सुबह के करीब 10:30 बजे के आसपास जब हरि सिंह अपनी पत्नी सपना को लेकर शहर में चला जाता है तो आज जो शिव कुमार की पत्नी राशि होती है बिल्कुल अकेली रह जाती है। थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद पप्पू और पप्पू का जो बेटा शिव कुमार होता है ये दोनों खेत में कामकाज करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों खेत में कामकाज कर रहे होते हैं तो पप्पू आज अपने मन में सोचने लग जाता है कि आज उसकी जो बड़ी बहू है राशि वो घर पर अकेली है, आज उसका फायदा उठा लेना चाहिए। और इसके बाद पप्पू अपने बेटे शिव कुमार को कहने लगता है कि बेटा मैं आज अपनी दवाई लेने घर पर जा रहा हूँ क्योंकि दवाई भूल चुका था, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, मैं घर जाता हूँ दवाई ये लेकर आता हूँ, ऐसा करो तुम यहीं पर खेत पर कामकाज करो, इसके बाद वापस मैं आ रहा हूँ। शिव कुमार कहता है कोई बात नहीं पिताजी, तुम घर पर जाओ दवाई लेकर आराम कर लेना। और इसके बाद पप्पू उसी समय अपनी मोटरसाइकिल लेकर खेत से निकल पड़ता है। थोड़ी देर के बाद पप्पू घर पर आता है, घर के दरवाजे पर दस्तक देता है और इसके बाद शिव कुमार की जो पत्नी राशि होती है घर का दरवाजा खोल देती है। पप्पू जैसे ही राशि को देखता है तो राशि की खूबसूरती आज पप्पू को पसंद आ चुकी होती है। पप्पू की नीयत आज राशि पर खराब पहले ही हो चुकी होती है। पप्पू इसके बाद कमरे के अंदर आता है, अपनी बहू राशि को कहता है थोड़ा सा पानी लेकर आओ। इसके बाद जो राशि होती है अपने ससुर को पानी पिलाती है और फिर पप्पू राशि से बातचीत करने लग जाता है। पप्पू अपनी बहू राशि को कहने लगता है कि देखो आज तुम दोनों की शादी को 7 साल बीत चुके हैं, अगर अगले साल तक तुम्हारे पास अपनी कोई औलाद नहीं हुई तो तुम्हारा पति शिव कुमार तुम्हें तलाक दे देगा, क्योंकि आज उसने मुझसे बातचीत की है और बातचीत के दौरान यही बात बोली है कि अगले साल तक अगर राशि को कोई बच्चा नहीं हुआ तो फिर वो उसे तलाक दे देगा, अगले ही साल तक कोई बच्चा नहीं होता है तो फिर तुम्हें तलाक देना पक्का ही है। जब ऐसी ऐसी बात राशि को कही जाती है तो राशि बड़ी परेशान हो जाती है। लेकिन अब
पप्पू अपने मन में सारे विचार सोचते हुए अपनी इस बहू राशि को कहने लगता है, तुम्हारे पास सबसे अच्छा और बड़ा मौका है। अगर तुम मेरे साथ वक्त गुजार लेती हो तो बड़ी अच्छी बात रहेगी। इससे तुम्हारे पास अपनी औलाद भी हो जाएगी और तुम्हारा पति तुम्हें तलाक भी नहीं देगा। ये पप्पू का जमीर जो है मर चुका होता है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इसके बाद जो है राशि के कदम डगमगा जाते हैं। राशि अपने ससुर को कहने लगती है, चलो घर की बात घर में ही रह जाएगी। इस तरीके से दोनों की योजना बन जाती है। इसके बाद इसका ससुर पप्पू राशि को कहने लगता है कि चलो घर का दरवाजा बंद कर दो। इसके बाद खुद से ही घर का दरवाजा बंद कर देती है और इसके बाद पप्पू अपनी बहू राशि को लेकर कमरे के अंदर चला जाता है। ये दोनों ही अपनी ही रजामंदी से गलत काम करना शुरू कर देते हैं, अपने गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं। पप्पू और राशि तब तक इस गलत काम को करते हैं जब तक इन दोनों की इच्छा की पूर्ति नहीं हो जाती है। जैसे ही दोनों का मन काम खत्म हो जाता है और मन भर जाता है, अब ये पप्पू जो होता है वो कहने लगता है, मैं खेत में जाता हूँ, अब तो सभी हम दोनों को मौका मिलेगा, हम दोनों अपने गलत रिश्ते बना लिया करेंगे। इस तरीके से अब राशि भी खुश रहने लग जाती है। अब तो जो पप्पू को मौका मिलता था तो राशि के साथ अपना वक्त गुजार लिया करता था। और जब भी दूसरे बेटे की पत्नी सपना देवी को वक्त मिलता था, सपना देवी अपने ससुर पप्पू के साथ अपना वक्त गुजार लिया करती थी। और इस तरह से दिन गुजरते चले जाते हैं और एक तारीख आ जाती है 2 फरवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। पप्पू अपने दोनों बेटे शिव कुमार हरि सिंह को कहता है कि आज खेत में बहुत ज़्यादा काम है, चलो आज खेत में सारा दिन काम करते हैं। और इस तरीके से करीब सुबह के 8:30 बजे के आसपास पप्पू अपने दोनों बेटों को लेकर खेत में चला जाता है। खेत में जाने के बाद ये तीनों कामकाज कर रहे होते हैं, लेकिन आज पप्पू अपने दोनों बेटों को कहने लग जाता है, देखो मुझे दवाइयाँ लेने घर जाना पड़ेगा, आज भी मैं दवाइयाँ भूल चुका हूँ। इसके बाद दोनों बेटे कहने लगते हैं, कोई बात नहीं पिताजी, तुम दवाइयाँ लेकर आराम करो। इसके बाद जो पप्पू होता है अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और मोटरसाइकिल लेकर वह घर के दरवाजे पर आ जाता है। और जैसे ही घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है तो सपना दरवाजा खोलती है और जैसे ही सब पप्पू का अंदर आ जाता है तो घर के अंदर देखता है कि आज सपना घर में बिल्कुल अकेली होती है। पप्पू सपना को कहने लगता है कि राशि कहाँ पर गई है। तभी सपना कहती है कि आज हमारे पास में अच्छा मौका है, क्योंकि राशि पड़ोसन के घर पर गई हुई है। और इस तरीके से मौका पाते ही पप्पू घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लेता है। उसके बाद पप्पू अपनी ही बहू को सपना को लेकर कमरे के अंदर चला जाता है। फिर इन दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। आज भी ये दोनों मिलकर इस गलत काम को तब तक करते हैं तब तक दोनों का मन नहीं भरता है। और जैसे ही पप्पू का सारा काम खत्म हो जाता है तो पप्पू आज भी बड़ी आसानी से घर से निकल कर बाहर चला जाता है और इस तरह से शाम हो जाती है। शाम के करीब 4 बजे के आसपास का वक्त होता है, तब तक जो राशि होती है वह भी घर पर आ जाती है। दोनों ही घर के अंदर कामकाज कर रही होती हैं। उसी समय सपना की तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाती है। जैसे ही सपना की तबीयत खराब होती है तो सपना अब राशि को कहने लगती है कि चलो किसी हॉस्पिटल में चलते हैं। लेकिन राशि कहने लगती है, इस समय घर पर कोई भी नहीं है। सपना कहती है कि चलो इसी बात का फायदा उठाते हैं, चलो किसी हॉस्पिटल में चलते हैं। और इस तरह से देवरानी और जेठानी दोनों घर से बाहर निकलती हैं, नज़दीकी एक छोटे से क्लिनिक में जाती हैं। वहां जाने के बाद सपना का मेडिकल चेकअप किया जाता है और जैसे ही सपना का मेडिकल चेकअप किया जाता है तो महिला डॉक्टर कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो। अब जैसे ही सपना इस बात को सुनती है तो बड़ी खुश हो जाती है। सपना अपने मन में सोचने लग जाती है कि इसकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी है, क्योंकि वो माँ बनने वाली है और घर में उसकी इज्जत बढ़ जाएगी और समाज में उसके पति की भी इज्जत बढ़ जाएगी। इस तरह से ख्याल इस महिला के मन में आने लग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ राशि भी सोचने लग जाती है कि साथ के साथ मुझे भी अपना मेडिकल चेकअप करा लेना चाहिए। और इस तरह से राशि भी महिला डॉक्टर को कहती है कि मेरा भी मेडिकल चेकअप करो। और जैसे ही महिला डॉक्टर राशि का भी मेडिकल चेकअप करती है तो राशि भी प्रेग्नेंट पाई जाती है। इस तरह से देवरानी और जेठानी दोनों बेहद खुश हो जाती है। इसके बाद थोड़ी सी दवाई लेकर ये दोनों अपने घर पर वापस आ जाती हैं। 1 घंटे का वक्त गुजरने के बाद जैसे ही शाम के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है तो दोनों के पति घर पर आ जाते हैं। इसके बाद जो राशि होती है अपने पति को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। दूसरी तरफ सपना भी अपने पति को बताती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। दोनों बड़ी खुश होती हैं, लेकिन शिव कुमार और हरि सिंह दोनों इस बात को लेकर काफी परेशान हो जाते हैं। शिव कुमार हरि सिंह को कहने लगता है कि चलो बाहर चलते हैं। दोनों भाई बाहर आते हैं और इसके बाद आपस में कुछ बातचीत करते हैं। हरि सिंह शिव कुमार को कहने लगता है कि डॉक्टर ने हमें बताया था कि हम कभी भी
पिता नहीं बन सकते। जैसे ही शिव कुमार अपने भाई हरि सिंह की बात सुनता है तो दोनों भाई सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमारी पत्नियां कैसे गर्भवती हो सकती हैं। और इसके बाद ये दोनों भाई मोटरसाइकिल लेकर फिर से डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से आज वही बात पूछी जाती है कि हमारी जो पत्नियां वह तो दोनों गर्भवती हैं, लेकिन तुमने तो बोला था कि हम पिता नहीं बन सकते। लेकिन डॉक्टर आज भी इन दोनों को एक ही बात कहता है कि तुम भविष्य में कभी भी पिता नहीं बन सकते हो। इस तरह से अब दोनों भाई को काफी गुस्सा हो जाता है। वे गुस्से में पागल होकर मोटरसाइकिल लेकर घर की तरफ आते हैं। घर के अंदर आने के बाद हरि सिंह अपनी पत्नी की पिटाई करना शुरू कर देता है और शिव कुमार भी अपनी पत्नी की पिटाई करना शुरू कर देता है। दोनों भाई लगातार अपनी पत्नियों की खूब पिटाई करते हैं। पिटाई इतनी ज्यादा की जाती है कि इसके बाद राशि और जो सपना होती है पूरी कहानी को खोलकर अपने पतियों के सामने रख देती हैं। हरि सिंह और इसके भाई शिव कुमार को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। देखते ही देखते दोनों भाई गंडासा उठा लेते हैं और दोनों ही अपनी अपनी पत्नियों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। दोनों की पत्नियों की गर्दन तक काट दी जाती है। और 40 मिनट का वक्त गुजरने के बाद जो पप्पू सिंह होता है वह घर आता है और घर में देखता है कि हाहाकार मचा हुआ होता है। तो इसके बाद शिव कुमार और हरि सिंह दोनों अपने पिता की तरफ लपक कर पड़ते हैं और अपने पिता का भी वहीं पर कत्ल कर देते हैं। अपने पिता की तरफ लपक कर पड़ते हैं और अपने पिता का वहां पर कत्ल करने के बाद जो है दोस्तों, वहां पर वो दोनों भाई जो है इस घटना को अंजाम दे देते हैं। तो 45 मिनट के बाद मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। इसके बाद पुलिस जैसे ही घटना स्थल पर पहुंचती है तो शिव कुमार और हरि सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब पुलिस इन दोनों भाइयों से सच्चाई पूछती है तो पुलिस इनकी सच्चाई को सुनकर इनके भी होश उड़ जाते हैं। पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ससुर अपनी दोनों बहुओं के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में शिव कुमार और हरि सिंह ने अपनी दोनों पत्नियों और अपने पिता को मारकर क्या सही किया या गलत किया, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। हम आपकी राय का इंतजार करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं था, न किसी की भावना को आहत करने का था। केवल समाज में होने वाली घटनाओं से आपको जागरूक और सचेत कराने का था। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए घटनाक्रम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।